गोपाल कृष्ण गोखले किन के गुरु थे? तो आप कहेंगे ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे, महात्मा गांधी जी के गुरु थे। और 1905 में सब बड़ी घटना है आपका कि बंगाल विभाजन हो गया था करजन की वजह से। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वो आपका उसको जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1920 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन लागू हुआ था अक्टूबर में, 16 अक्टूबर 1905 को। तो जब बंगाल को विभाजित कर दिया गया और हमारे देश के हिंदू मुसलमानों को बांट दिया गया, तो हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी और ये कहा कि भाई हम कभी भी विभाजित नहीं होंगे। और सभी लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, अंग्रेजी राज चाहे जितना भी प्रयास कर ले हम लोगों को बांटने का, क्योंकि उन्होंने बंगाल में पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल बांट दिए। एक में हिंदू ज़्यादा कर दिए, एक में मुस्लिम ज़्यादा कर दिए, ताकि कल को जो है अराजक तत्व उसका फ़ायदा उठा करके उस तरह की चीज़ों को, सांप्रदायिकता को जन्म दे। हुआ भी ऐसे ही। आने वाले दिनों में आप देखोगे, जब आप पढ़ोगे आधुनिक इतिहास को, तो उस समय की आपको घटनाएं हम आपको बताएंगे कि कैसे हुआ था कि जो आपका अत्याचार हुआ, मतलब जहां आपका हिंदू कम संख्या में थे या मुसलमान जहां पर अल्पसंख्यक थे, तो उसका अंग्रेजी सरकार ने किस तरह से फ़ायदा उठाया। तो गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। कहां पर किया गया बंगाल विभाजन का विरोध? ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? बंगाल विभाजन का विरोध किस रूप में था? स्वदेशी आंदोलन के रूप में, स्वदेशी मूवमेंट, कि भाई हमको अंग्रेजों की चीजों को अब जो है स्वीकार नहीं करना है। स्वदेशी आंदोलन की मांग, स्वदेशी आंदोलन की मांग, डिमांड फॉर स्वदेशी मूवमेंट। बताएं स्वदेशी से क्या मतलब है? डिमांड फॉर, डिमांड फॉर स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट। अच्छा, क्या बताएं, क्या पूर्णतः हम स्वदेशी हो सकते हैं? आप क्या कहेंगे? जब तक हम बहुत ज़्यादा विकसित ना हो तब तक हम पूर्णतः स्वदेशी नहीं हो सकते, है ना? क्योंकि अब मान के चलो कि भाई हमारी बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जिनसे हम एक्सपोर्ट करके चीज़ों को क्या करते हैं, उसको पैसे को कमाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज भी इंपोर्ट करने की ज़रूरत है देश में, है ना? क्योंकि अभी उतनी तरह के आप कहें तो मैंने पहले भी इस पर प्रकाश डाला था, हमारे देश में R&D उतना अच्छा नहीं है, या हम कहें तो उतनी तरह के डेवलपमेंट्स अभी नहीं हुए हैं। हम उस इनिशियल फेस में हैं अभी। दुनिया में जो विकसित देश है वो बहुत आगे हैं, हम भी बहुत देशों से आगे हैं, लेकिन बहुत देश हमसे बहुत आगे भी हैं। तो सिर्फ अगर मान के चलो, जैसे उत्तर कोरिया आपने सुना होगा, किम जोंग यम, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है उसकी, क्लोज्ड, यानी उसने आयात निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। तो फिर देश में लोग कैसे सरवाइव करते होंगे? तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पूर्णतः आयात निर्यात कभी बंद नहीं हो सकते। उत्तर कोरिया के भी बंद नहीं है, लेकिन वो मतलब कुछ गिना चुना आयात निर्यात करते हैं, गिना चुना। और फिर वहाँ पर आपका इसी वजह से उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, तानाशाही है वहाँ पर, तानाशाही व्यवस्था से होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ रहे हैं? आगे आएंगे। तो स्वदेशी आंदोलन की मांग कब उठी? 1905 में उठी। बंगाल विभाजन हो गया था, और स्वदेशी आंदोलन हम आपको पढ़ाएंगे कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ, जिसमें हमने कहा कि हम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करेंगे, और आपका जितनी भी विदेशी चीज़ें, विदेशी शिक्षा है उसका बहिष्कार करेंगे। अपने स्कूल बनाएंगे, रंगपुर नेशनल कॉलेज हमने बनाया, हम अपनी शिक्षा नीति बनाएंगे, और हम अपनी चीज़ों को प्राथमिकता देंगे। ठीक है, अगली बात 1906, अगला बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है 1906। 1906 का जो अधिवेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता में, कलकत्ता में। और इसके जो अध्यक्ष बने वो बने दादा भाई नौरोजी। दादा भाई कितनी बार बने दादा भाई नौरोजी? हमने आपको बताया आज की चीज़ें बड़े एकाग्र तरीके से पढ़नी है ताकि आज ही याद रहें। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी को ये जिम्मेदारी यहाँ पर देने का कारण क्या था? क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हो गया। अब जो उग्र प्रवृत्ति के नेता थे वो चाहते थे कि भाई चेंजेस एकदम से हों, और अगर बहिष्कार करना है तो बड़े स्तर पर एक आंदोलन हो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया कि भाई हम जो ताड़ी की दुकानें हैं, शराब की दुकानें, उनके आगे आपका या कुछ अच्छा जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका आगे, उनके जाकर के उनके जहाँ पर प्रोडक्शन है या हाउसेज हैं वहाँ पे जाकर के हम विरोध करेंगे। लेकिन ये कहते नहीं, मास स्केल पर हो, बड़े स्तर पर विरोध हो, तभी सरकारें झुकती हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे अगर छोटे छोटे आप दलिया बात करोगे तो उससे सरकार नहीं झुकती है। सरकार अपने आप को हमेशा सही प्रूव करने के चक्कर में रहती है। आपने देखा है इस देश में कभी सरकार गलती मानती हुई देखी है आपने? वो सरकार किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी, नहीं हमारा फॉल्ट है, हमारी गलती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि उनको भी पता है ना कि फिर चैनलाइज करा जाएगा उसी को, कि भाई देखो गलती खुद सरकार मान रही है, गलती खुद सरकार मान रही है, यानी सरकार की गलती प्रूव हो गई। तो सरकारें अक्सर आपकी गलती मानती ही नहीं है, है ना?
वो कभी भी उस बात पे प्रकाश ही नहीं डालेंगे। वो तो मास स्केल पे जब किसी चीज़ का विरोध हो जाता है तो वो अपने डिसीजंस को चेंज करते हैं, नहीं तो चेंज भी नहीं करते हैं। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी क्या बोलेंगे, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा सम्मान था इनका इस समय पर। ठीक है, 1906 में। तो नरम दल और गरम दल जो अलग अलग हो रहे थे, उस नरम दल और गरम दल को अलग होने से रोका जाए, इसलिए दादा भाई नौरोजी को जिम्मेदारी दी गई इस अधिवेशन में। उन्होंने समझाया लोगों को कि भाई एक मंच की जरूरत है, आप अलग अलग विचार अपने प्रस्तुत ना करें। और इनके सम्मान के चलते हुए ये मानिए कि वो जो विभाजन 1907 में हुआ उसका होना 1906 में तय था, लेकिन ये समझिए कि उसको रोक लिया दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको एक मंच पर आगे चलने की जरूरत है, और यहाँ पर एक शब्द उन्होंने बोला, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कभी भी पूछे, कांग्रेस के अधिवेशन अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। हमने आपको पॉलिटी में पढ़ाया था, सबसे पहले जर्नली जो स्वराज यानी कि अपना राज, अपना राज। एक तो कांग्रेस में वो धड़ा था जो ये कहता था कि भाई ठीक है, हम डोमिनियन स्टेटस ले लेंगे, यानी कि जो बड़े मुद्दे हैं वो ब्रिटिश सरकार के पास रहे, लेकिन हमारे आंतरिक मुद्दे जो हैं वो हमारे पास रहें, जैसा कि कनाडा आदि में कर भी रखा था उन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने वहाँ पर भी, उन देशों में भी कंट्रोल करके, ऑस्ट्रेलिया में भी यही कर रखा था। लेकिन एक वर्ग ऐसा था, नहीं, हम इनको कुछ शक्तियाँ क्यों देंगे, हमारा देश है, इसको हम अपने तरीके से रन करेंगे। ठीक है। और ये सारी व्यवस्थाएं हमारी होनी चाहिए, क्योंकि अब लोगों तक मैसेज पहुंचने लग गया था। आप देख रहे हो ड्रेन थ्योरी को कितना देर में एक्सेप्ट किया गया है। तब तक तो नेता लोग ही नहीं मान रहे थे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आम जनता क्या एक्सेप्ट करती कि भाई लूट हो रही है या ब्रिटिश सरकार हमको। तब तो लोगों को ये समझाया जाता था कि ब्रिटिश सरकार तुमको व्यवस्थाएं दे रही है, ठीक है, तुम्हारे लिए काम कर रही है, और लोगों को सरकार से उम्मीद होती है, भोले भाले लोगों को, कि हाँ सरकार हमारे लिए काम कर रही है। ठीक है। और वो दिखाया भी जाता है कि भाई इस तरह से हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत देर बाद में एक्सेप्ट हुआ, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ स्वराज। ठीक है। तो लेकिन विभाजन को बचाने में क्या हो गई, ये सफल हो गए। लेकिन विभाजन क्या रुक जाता। ठीक है, ये 23वां अधिवेशन था जिसमें उन्होंने बचाया, फिर 24वां अधिवेशन आया कांग्रेस का 1911 में, 24वां अधिवेशन था, 24वां। ये हुआ था कलकत्ता में, कलकत्ता। और इसके अध्यक्ष बने थे आपका 1911, सॉरी 1907 आएगा ना, पहले तो 1911 पे कहाँ पहुंच गए, 1906। 1906 के बाद में आपको 22वां हो गया, 23वां 1907 में। अभी पहले विभाजन तो कराएं, 1907 में हुआ सूरत में, 1907 को लिखिए पहले, 1907 में सूरत में। यहाँ पे अध्यक्ष बने रास बिहारी घोष। अब जितने भी गरम दल के लोग थे, रास बिहारी घोष तो चूंकि नरम दल के थे, जितने भी गरम दल के लोग थे वो सब ये कहते थे कि अध्यक्ष रहेंगे लाला लाजपत राय, क्योंकि लाला लाजपत राय उग्र विचारों के थे। तो इस बात को लेकर के तनातनी हो गई यहाँ पर कि अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी को बनाओ। लेकिन नरम दल के लोगों का प्रभाव ज़्यादा था, इनके पास सीनियर लोग ज़्यादा थे, तो दादा भाई नौरोजी जिसको यहाँ बचा रहे थे वो यहाँ काम नहीं कर पाया, और नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। लिख लेना इसमें। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन, कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। कांग्रेस डिवाइड्स इन नरम दल एंड गरम दल। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया, गरम दल में हो गया। तो कभी भी हम आपसे पूछेंगे नरम दल और गरम दल के विभाजन के लिए, रोकने के लिए, विभाजन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसने किए थे, ये आपसे पूछे। 1907 के सूरत अधिवेशन के समय गरम दल के जितने भी नेता थे वो किसको नेता बनाना चाहते थे, तो कहीं छोटे से में लिख लेना, गरम दल के लोग चाहते थे लाला लाजपत राय नेता बने। ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका बात जो है नहीं बन पाई, और ये लोगों को आपस में क्या हो गया, मतभेद हो गए और ये अलग हो गए। 1911 फिर आया आपका 1911 में कलकत्ता में 24वां अधिवेशन, कलकत्ता। इसके अध्यक्ष बने पंडित बिशन नारायण धर, पंडित बिशन नारायण धर, बिशन नारायण धर। और ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने आपको भी बताया 1896 जितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रगीत गाया गया, रहमतुल्लाह शानी उसके अध्यक्ष थे। और यहाँ पर आपका पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ, पहली बार राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम, राष्ट्रगान गाया गया, गाया गया। इन सब के बारे में मैं आपको स्टैटिक जीके में पढ़ाऊंगा, है ना।
राष्ट्रगान के बारे में सारी जानकारी, राष्ट्र गीत के बारे में सारी जानकारी। पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम वाज संग। फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम वाज संग। ओके, जनगण मन जो है हमारा राष्ट्रगान है, ये तो पता ही होगा आपको, सारे लोगों को पता होगा। जन गण मन। जब हम छोटे थे तो हम बहुत कंफ्यूज होते थे इसमें, राष्ट्रगान कौन सा है, राष्ट्रगीत कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात हुई, पहली बात 1911। तो ये वो वर्ष है जब क्या हुआ था, क्या हुआ था यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि जनगण मन को लिखा किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब वो कहते हैं, आपका जो शब्द इस्तेमाल करते हैं भाग्य विधाता, तो उन्होंने भाग्य विधाता किसको कहा, क्योंकि उस समय तो ब्रिटिश सरकार थी और जॉर्ज पंचम भारत में आया हुआ था, क्योंकि उसको राजधानी बदलनी थी कलकत्ता से दिल्ली, और साथ में एक उद्देश्य और था, जो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आवाज़ चल रही थी, उस बंगाल विभाजन को रद्द भी करना था। तो वो दोनों बातें, जो दोनों घोषणाएं हुई थी, वो तीसरे दिल्ली दरबार में हुई थी। तीसरा दिल्ली दरबार, पहला किसके टाइम पे लगा था, लिटन के टाइम पे 1877, दूसरा करजन के समय पे लगा, और तीसरा लगा 1911 में दिल्ली दरबार, तो जॉर्ज पंचम आया हुआ था। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जनगण मन जो गाया गया, ये जॉर्ज पंचम की तारीफ में गाया गया। ठीक है, कि भाई जनगण मन अधिनायक जया है। तो अधिनायक आप किसको कह रहे हैं, अधिनायक। तो बहुत बार रविन्द्रनाथ टैगोर से भी इस बात में सवाल पूछे गए, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर हमेशा इस बात पर मौन रहे, कभी भी उन्होंने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, दिया हो तो मुझे मालूम नहीं, हालांकि मेरी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने कभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे राष्ट्रगान के लिए भी आवाज़ें उठाई जाती हैं। ठीक है, कि उसकी भाई प्रशंसा क्यों की है, कोई दिक्कत। भैया आपने 1896 में रहता सुल्ला एक सियानी को लिख दिया, दादा भाई होंगे ना, दादा भाई क्यों होंगे भाई, दादा भाई क्यों होंगे 1896 में, कहाँ पर हैं 1896, कलकत्ता, रहमतुल्लाह शानी ठीक है एकदम से, ऐसा कन्फ्यूजन क्यों, बताओ जी। दादा भाई जो मैंने आपको बताया ना दोस्त, 1886 में बताए हैं, 1886, 93 और 1906, इतना कंफ्यूज नहीं हो ना, बड़ी आसान सी चीज़ है ये तो। 1911, 1911 के बाद में फिर कहाँ पर आपका अधिवेशन हुआ, बताओ फटाफट से। 1911 हो गया आपका, 1911 में आपका क्या बोलेंगे, आपका राष्ट्रगान को गाया गया, और इसके बाद में फिर 1916, महत्वपूर्ण है, 1916, 1916 में कहाँ पर हुआ था बताइए, लखनऊ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, 1916 में जो लखनऊ में हुआ 32वां अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। बहुत पूछे जाते हैं, अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार इनको बोलते, एसी मजूमदार। और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी यहाँ पर, देखो अब जो बीच में गैप रहा, यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी आपको। जैसे यहाँ से हम बात करें 1911, और फिर हमने बोला 1916, तो आपको एक घटना का जिक्र याद रखना है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था वो कब से कब तक चला। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला 1914, ठीक है, 13 में इसकी लगभग जो है पृष्ठ कथा लिखी जा चुकी थी, तो 13 से उतनी बड़ी घटनाएं नहीं हुई कुछ, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फिर यहाँ पर व्यस्त हो गए सब लोग। गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी या नहीं इस समय तक, गांधी जी 1915 में आ चुके थे, और गांधी जी ने इस देश में लोगों को ये कहा कि भाई ब्रिटिश सरकार हमसे वादा करती है कि वो हमको डोमिनियन स्टेटस देगी, और इसके लिए हमको ब्रिटेन की तरफ से लड़ना चाहिए। उसी समय पर गांधी जी को कहा गया भर्ती कराने वाला सार्जेंट, और ब्रिटिश सरकार ने उनको केसर ए हिंद की उपाधि दी। 1915 में आते ही वो एक्टिव हुए। ठीक है, इस देश में जो लोग थे उनको बोला कि भाई ब्रिटिश सेना का समर्थन करो। तो ये वो युग है जब गांधी जी एक्टिव हो चुके थे। तो यहाँ पर एक बात और आई कि भाई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है इस दौर में, तो नरम दल और गरम दल को एक साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि 1916 में ही दो होम रूल लीग और बन चुके थे। एक तो आपका तिलक साहब ने बना दिया था होम रूल, किसके लिए, स्वशासन की मांग के लिए। एक एनी बेसेंट थी जो होम रूल लीग को चला रही थी, तो वो 1916 के हैं। तो बहुत सारे धड़े ना होकर के एक काम करें कि भाई एक जगह एक ही मांग को हम उठाएं। तो इसके लिए प्रयास किए सबसे ज़्यादा तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, और साथ में आपका एनी बेसेंट जी ने, इन दोनों लोगों ने प्रयास किए। तो क्या होता है उनके प्रयासों की वजह से, नरम दल, नरम दल तो मिला ही, प्लस में किससे, गरम दल से, कि भाई हाँ हम सब लोग एक साथ चलेंगे, और साथ में